हेलो एवरीवन, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। और ये बेसिक जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ जो केमिस्ट्री का वो क्लास 11 के एनसीईआरटी चैप्टर 4 से है। तो आज हम यही टॉपिक है वो पढ़ेंगे, क्योंकि अगर बेस स्ट्रांग होगा तभी आप आगे अच्छे से पढ़ पाओगे। तो प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, ऐसा नहीं कि बीच में से ही आप इसको क्विट करके चले जाएं। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखें। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का मतलब है, यहाँ पर कंजर्वेशन का मतलब होता है कि वहां पर उसमें कोई चेंज है वो नहीं होना। अब यहाँ पर कंजर्व करने से मतलब है कि उसमें कोई भी चेंज है वो नहीं होगा। अब किस में चेंज नहीं होगा? मास में। कब चेंज नहीं होगा? अगर कोई रिएक्शन अगर हो रही है वहां पर, तो उस पूरी रिएक्शन के अंदर किसी भी जो एलिमेंट का जो मास है या कंपाउंड का जो मास है, टोटल मास है, वो हमेशा क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। तो ये इसको अगर हम स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलेंगे तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, इन ए रिएक्शन टोटल मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो पूरी रिएक्शन के अंदर जो टोटल मास है वो हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहता है। उसमें सिर्फ इतना होगा कि एक रिएक्टेंट वो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में बदल जाएगा, पर टोटल मास हमेशा वहां पर क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने लिया C+O2, कार्बन है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है, इट गिव्स अस CO2। तो बिफोर रिएक्शन यहाँ पर अलग अलग थे, कार्बन अलग था, ऑक्सीजन है वो अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में था, और दोनों आफ्टर रिएक्शन है वो कंबाइन होकर उन्होंने मिलकर बना लिया वहां पर CO2। तो यहाँ पर अगर हम ये लॉ अप्लाई करके देखें तो क्या बनेगा? यहाँ पर अगर इसका मास अगर हम लिखे तो इट इज 12 और इसका मास है वो 32 होगा, और एक ऑक्सीजन का मास है वो 16 होता है, तो 2 का यहाँ पर कितना हो गया? 32 हो गया। अब यही यहाँ पर इसको अगर हम ऐड करके लिखे तो कितना आ गया हमारे पास में? 44 ग्राम। वो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 12 + 32 अगेन यहाँ पर कितना मिल रहा है हमको? 44 ग्राम मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो टोटल मास है वो हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पूरी रिएक्शन के अंदर यहाँ पर जो टोटल मास आपको लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमेशा क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। एक चीज और बता दूं मैं आपको, 10th क्लास में आप लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर था एनसीईआरटी के अंदर, उसके अंदर एक क्वेश्चन भी था, Why we need to balance chemical equation। तो वहां पर हम उसका आंसर ही क्या लिखते थे? To satisfy the law of mass conservation we have to balance chemical equation। हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि वहां पर हम इस लॉ को क्या कर पाए? सेटिस्फाई कर पाए। तो ये लॉ वही है कि लेफ्ट हैंड साइड हो वो राइट हैंड साइड, वो हमेशा जो टोटल मास है वो हमेशा दोनों साइड में क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए ही हम वहां पर किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ पर एक और छोटा एग्जाम्पल ले लेती हूँ क्योंकि बेसिक है। तो बेसिक में हमें क्या है कि एग्जाम्पल छोटे छोटे हैं वो पहले लर्न करेंगे अगर हम, तभी हमें थोड़ा सा केमिस्ट्री से डर है वो नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं छोटे एग्जाम्पल्स ही ले रही हूँ। यहाँ पर H2 + O2 गिव्स अस H2O। पता है आप लोगों को बहुत अच्छे से कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी मिलेगा तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा यहाँ पर। अब इसको अगर मैं बैलेंस करूँ, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? ये 2 है, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ पर बैलेंस करें, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, तो अब क्या हुआ? ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो 2 × 2 कितना हो गया? 4 हो गया यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अगर जैसे ये 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? 2 × 2 4 हो गया, 2 × 2 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या हो गया? यहाँ पर बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर अगर मेरे को लॉ ऑफ जो मास कंजर्वेशन देखना है तो यहाँ पर ये कितना हो गया मेरा? 4, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? वहां पर 1 होता है, तो यहाँ पर 4 हो गया। अब ये कितना हो गया? 16 × 2 अगेन कितना हो गया? 32। तो 32 + 4 कितना हुआ? 36। अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो अगेन 4 + 30
32 यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी नंबर आगे जो कंपाउंड है उसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो यह 2 × 2 4 हुआ। अब यहाँ पर आप सोचोगे भाई ऑक्सीजन तो एक ही दिख रहा है, नीचे तो कुछ नहीं है, बट इसके फॉर्मूले के आगे हमने क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस वजह से ये भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो 16 × 2 कितना हुआ, 32। तो 32 + 4 अगेन कितना हो गया, 36, और ये भी कितना हो गया, 36। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन टोटल मास इज सेम। सो वी कैन से दैट टोटल मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन ए रिएक्शन। तो ये तो हमारा था लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर लॉ ऑफ डेफिनेट और वी कैन से फिक्स्ड रेशियो। तो नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट proportion और वी कैन से रेशियो। और इसकी जगह अगर आपको ये टर्म याद नहीं होती तो आप लिख सकते हो फिक्स्ड रेशियो, जो भी आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हो। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लिख सकते हो, लॉ ऑफ फिक्स्ड रेशियो लिख सकते हो। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कोई भी अगर कंपाउंड अगर मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा NH3 लिखा या CO2 H2O। इनिशियली जैसे बच्चे 10th के बाद में जैसे 11th में साइंस लेते हैं तो कम से कम ये बेसिक फॉर्मूले तो एटलीस्ट आप सब लोगों को पता होंगे। तो मैं बहुत जो मतलब बेसिक चीजें हैं सिर्फ वही यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि इनिशियली किसी भी चीज का आपको डर नहीं लगे, इसलिए बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलेज में लेकर चल रही हूँ। तो CO2, अमोनिया, H2O। अब इनके अंदर क्या है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को हमको इनके एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। अब यहाँ पर डेफिनेट का मतलब हो गया फिक्स्ड, डेफिनेट का मतलब हो गया फिक्स्ड, ये हो गया रेशियो। अब ये किसका फिक्स्ड रेशियो की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी अगर यहाँ पर कंपाउंड है, जैसे मैंने CO2 लिया यहाँ पर पहले, तो CO2 के अंदर कार्बन है उसका नंबर कितना है 1 और ऑक्सीजन का जो नंबर है वो कितना है 2। तो बाई नंबर इनका जो रेशियो है वो कितना हो गया 1:2। अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूं बाई नंबर तो ये कितना हुआ 1:3 और ये कितना हुआ यहाँ पर 2:1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी जो कंपाउंड है उसके अंदर नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं या जो एलिमेंट्स का जो रेशियो है तो वो क्या रहेगा वहां पर बाई नंबर या बाई मास हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे मैंने बाई नंबर बताया, तो अगर मैं कहती हूँ CO2 तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वहां पर जो रेशियो है वो कभी चेंज हो जाएगा। अगर हम बाई नंबर की बात करें तो रेशियो आपको 1:2 ही मिलेगा। वही अगर यहाँ पर अगर मैं 1:1 कर दूं, यहाँ पर जो रेशियो है अगर मैं चेंज कर दूं 1:1 कर दूं, देन इट विल बिकम CO अगेन चेंज हो गया। ये तो था कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, चेंज हो गया यहाँ पर। तो इस वजह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाई अगर कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिक्स्ड रेशियो की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि बाई नंबर जो या बाई मास उनका जो रेशियो है किसका, एलिमेंट्स का इस कंपाउंड के अंदर, वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इट कैन नेवर बी चेंज्ड। अगर आप वो चेंज कर देते हो तो फॉर्मूला ही पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पर H2 का 2:1 लिखा, अब वो उसको मैं अगर यहाँ पर 1:1 कर दूं या फॉर्मूला में H2O2 लिख दूं तो 2:2 सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1:1 आ गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला पूरा क्या हो गया, चेंज हो गया, H2O2 हो गया। अब ये तो था H2O, अब जैसे ही हमने रेशियो चेंज किया फॉर्मूला चेंज हो गया। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी इच्छा से केमिस्ट्री के अंदर जो फॉर्मूलेज हैं वो कभी चेंज नहीं कर सकते हो। फॉर्मूले अगर हमने लिखे हैं तो वो
पर्टिकुलर रेशियो के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। बाई नंबर या बाई मास उनका रेशियो क्या रहता है, फिक्स रहता है। आप अपनी इच्छा से उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि अभी मैं इंडिया में हूँ तो ये फॉर्मूला यही लगेगा और बाहर जाऊंगी तो चेंज हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा फॉर्मूला यही रहेगा। उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर बाई नंबर बाई मास हमेशा इनके एलिमेंट्स का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब जैसे कि अगर मैंने अभी बाई नंबर आपको बताया, अब अगर हम इसको बाई मास के अकॉर्डिंग समझें कि बाई मास इनका रेशियो क्या रहना चाहिए, तो बाई मास इनका रेशियो, अब जैसे यहां पर कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, दो का कितना हो गया 32। सिंपलेस्ट फॉर्म में होल नंबर में कन्वर्ट किया तो 3:1, 3:8 आया, सॉरी 3:8 आया। अब यहां पर कितना आएगा 14:3, क्योंकि एक हाइड्रोजन का कितना होता है वहां पर 1 होता है, तो 3 का कितना हो गया 3 हो गया, तो 14:3 आ गया। यहां पर कितना आएगा 2:16। सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट किया तो 1:8। तो अब यहां पर बाई नंबर सॉरी बाई मास यहां पर रेशियो क्या आएगा, CO2 का 3:8 आया, अमोनिया का 14:3 आया, H2 का 1:8 आया। तो इस तरीके से ये जो रेशियोज हैं वो अब क्या है, फिक्स है, आप इनको चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये लॉ है वो कहलाएगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और वी कैन से लॉ ऑफ फिक्स्ड रेशियो। चाहे बाई नंबर उठा लो चाहे बाई मास उठा लो, किसी भी कंपाउंड के अंदर वहां पर इन एलिमेंट्स का जो रेशियो है बाई नंबर से कैलकुलेट कर लो, बाई मास से कैलकुलेट कर लो, इट विल ऑलवेज बी सेम। तो ये अभी तक हो गए हमारे दो है वो लॉज हो गए हैं। थर्ड हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल proportion, law of multiple proportion। जैसे कि नाम से पता चल रहा है मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, प्रोपोर्शन मतलब अगेन रेशियो। अब मल्टीपल ऐसा कभी नहीं है कि एक एलिमेंट है तो वो एक ही मतलब एक ही टाइप का कंपाउंड बना सकता है। अब जैसा कि अगर मैंने लिखा H2O, एक जगह लिखा H2O2, तो यहाँ पर दो सेम एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो सेम है यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड है वो फॉर्म कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर दो एलिमेंट्स अगर कंबाइन करते हैं तो हो सकता है कि वो डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना पाए। अब इसको आगे समझना है। अब इसके अंदर क्या है कि जब ये कंबाइन करके एक से ज्यादा यहाँ पर कंपाउंड बना तो रहे हैं, बट यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जिसका रेशियो क्या है, फिक्स है, तो वो ये एलिमेंट हो गया। अगर इसका यहाँ पर चाहे नंबर देखो चाहे मास देखो, दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो नंबर है या मास है वो क्या है, फिक्स है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर 2, एक हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 हो गया, तो 2 का कितना हो गया 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 हो गया। यहाँ पर अगेन हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32। अब आगे आता है हमारा लॉ। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर वहां पर दो एलिमेंट्स अगर एक से ज्यादा कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं तो जो एलिमेंट फिक्स है उसको तो साइड में कर दो। अब जो वेरी कर रहा है, तो वेरी यहां पर कौन कर रहा है, ऑक्सीजन वेरी कर रहा है। अगर हम रेशियो निकाले तो इट विल ऑलवेज बी इन ए सिंपल होल नंबर। कैसे, 16:32 फाइंड करो कितना आया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो कितना आया 1:2 आया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको हाइड्रोजन को तो हमने फिक्स रखा था, अब यहाँ पर ये वेरी कर रहा था, इसका अगर हमने निकाला यहाँ पर रेशियो कितना आया हमको मिला, होल नंबर के अंदर सिंपलेस्ट रेशियो जो मिलेगा वो हमेशा होल नंबर में मिलेगा। हमने यहाँ पर देखा निकाल करते तो कितना आ रहा था 1:2 आ रहा था। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि SO2 SO3, SO2 SO3 के अंदर अब फिक्स क्या हो गया हमारा सल्फर, यहाँ पर भी 32, यहाँ पर भी 32 मास। वेरी कौन कर रहा है, ऑक्सीजन वेरी कर रहा है। अब दो ऑक्सीजन का यहाँ पर जो मास है वो कितना हुआ 32, इनका मास कितना हुआ 48। रेशियो फाइंड कर लो कितना आएगा, हमेशा आपको होल नंबर में मिलेगा, इट विल बी 2:3। मतलब कभी आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, पॉइंट्स में नहीं मिलेगा, आपको हमेशा क्या मिलेगा, होल नंबर में मिलेगा।
तो यहाँ पर ये इस लॉ के अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज इस तरीके की दे रखी है कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि ये लॉ क्या कहना चाह रहा है। बट अगर बहुत इजी लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब यहीं से पता चल जाएगा। मल्टीपल प्रपोर्शन, मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा, प्रपोर्शन का मतलब रेशियो। अब यहाँ पर मल्टीपल क्या बन रहा है, दो एलिमेंट्स अगर कंबाइन होकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल मैंने ये ले लिया, तो उसमें से एक एलिमेंट का रेशियो, एक एलिमेंट का जो नंबर है या मास है वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अब जो वेरी कर रहा है उसका रेशियो निकाल लो, वो हमेशा आपको किस में मिलेगा, सिंपलेस्ट होल नंबर में मिलेगा। यही हमारा ये लॉ कहना चाह रहा है। इससे ज़्यादा कुछ बकवास आपको नहीं यहाँ पर लिखनी है या समझनी है, बस आपको यही आपको समझना है कि एक एलिमेंट का मास फिक्स हो गया, अब जो वेरी कर रहा है उसका मास, जो रेशियो है, मास का रेशियो आप निकालोगे, इट विल ऑलवेज बी इन ए होल नंबर। बहुत सीधा सा सिंपल सा है। एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज पढ़ोगे तो दिमाग घूम जाएगा, इसलिए इसको आप समझ लो इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम आ जाते हैं, गे-लुसाक्स लॉ है इसके अंदर, उसको भी हम ले लेते हैं यहाँ पर। जो नेक्स्ट जो लॉ है वो है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग, यहां पर इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें भी, इसके अंदर भी हम नाम से ही देख सकते हैं कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। इस लॉ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि गैसेस वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या है कि एक चीज तो देख लो कि यहाँ पर रेशियो वगैरह तो बार बार आता रहेगा। तो यहाँ पर गैसेस वॉल्यूम की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंपल सा है कि इसके अंदर जो भी गैसेस हैं वो कंबाइन होंगी या प्रोड्यूस होंगी किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर, तो वो भी क्या होंगी, हमेशा होल नंबर में होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर H2 + Cl2, ये गैसेस फॉर्म के अंदर, ये गैसेस फॉर्म के अंदर, और ये दे रहा है वहाँ पर 2HCl। तो यहाँ पर जो ये गैसेस जो कंबाइन हो रही हैं, तो यहाँ पर आगे कोई कोफिशिएंट नहीं दे रखा, इसका मतलब 1 हो गया। इसका जो वॉल्यूम है वो भी कितना हम मान के चल रहे हैं, 1। तो ये जो गैसेस जो कंबाइन हो रही है वो क्या कर रही हैं, वो होल नंबर, सिंपल होल नंबर के रेशियो में वहां पर क्या होंगी, कंबाइन होंगी या प्रोड्यूस होंगी। तो इनका जो वॉल्यूम है उसका अगर हम रेशियो निकालेंगे, जो भी गैसेस कंबाइन हो रही है उनके वॉल्यूम की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो इनका जो वॉल्यूम है वो, उसका जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, होल नंबर के अंदर ही रहेगा। इसमें भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल सा लॉ है। वापस बता रही हूँ, जो गैसेस हैं उनका जो वॉल्यूम है, तो गैसेस का जो वॉल्यूम का रेशियो अगर आप फाइंड करोगे वो भी हमेशा आपको क्या मिलेगा, हमेशा आपको होल नंबर में ही मिलेगा। इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा समझने लायक कुछ है नहीं। अब अभी लास्ट लॉ हमारा आता है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर कोई भी अगर दो, मैं मान के चलूँ कि 2 कंटेनर है मेरे पास में, और दोनों का कंटेनर का वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया, वहाँ पर सेम कर दिया। अब सेम वॉल्यूम तो सेम मैंने कर दिया, पर साथ में मुझे कुछ 2 चीज़ें भी हैं वो वहाँ पर कांस्टेंट करनी है, वो है प्रेशर और टेम्परेचर। तो मैंने क्या किया कि 2 कंटेनर लिए जिनका वॉल्यूम क्या है, सेम है। जैसे एक 50 ml का है तो दूसरा भी क्या है मेरे पास में 50 ml का है, तो और साथ ही साथ प्रेशर और टेम्परेचर भी क्या कर दिया मैंने, कांस्टेंट कर दिया। अब क्या करना है, वहां पर ये कंटेनर ए हो गया, ये कंटेनर बी हो गया। अब ये यहाँ पर 3 चीजें मेरी कांस्टेंट हो गई, वॉल्यूम इक्वल हो गया, प्रेशर और टेम्परेचर है वो भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। उस कंडीशन में क्या होगा कि वहां पर जो दोनों कंटेनर्स के अंदर जो गैसेस होंगी उनका जो वहां पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या होगा, दोनों के अंदर सेम होगा। यहाँ पर इस चीज को भी ध्यान देना है आपको कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, सेम होंगे। ये क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि मॉलिक्यूल्स को कुछ जगह वहाँ पर एटम लिख देते हैं, कुछ जगह उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, वहाँ पर मॉलिक्यूल होगा। इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे दोनों कंटेनर्स के अंदर। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा अपना डेली लाइफ से रिलेट करके अगर हम देखें तो मेरे पास में 2 कमरे, एक जो कमरा है उसको मैंने ए नाम दे दिया, दूसरा कमरा है उसको मैंने बी नाम दे दिया। अब क्या होगा वहाँ पर कि वहाँ पर मैंने दोनों जो कमरे हैं मेरे, उनका वॉल्यूम है वो सेम है। वॉल्यूम सेम होने के साथ ही साथ मैंने क्या करा
कि दोनों जगह टेम्परेचर भी मैंने कांस्टेंट कर दिया कि वहाँ पर जैसे अगर एसी लगा हुआ तो वहाँ पर दोनों जगह वहाँ पर जो कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब क्या किया, प्रेशर भी मैंने कांस्टेंट कर दिया, 1 बार कर दिया दोनों जगह। अब क्या है कि अगर ऐसी कंडीशन है, वॉल्यूम सेम है, वहाँ पर प्रेशर मैंने कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो इन कंडीशंस के अंदर क्या होगा कि इन दोनों कमरों के अंदर जो बच्चे बैठ पाएंगे, जो भी स्टूडेंट्स बैठ पाएंगे, तो उनका जो नंबर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर एक कमरे के अंदर 30 बच्चे बैठ पा रहे हैं तो दूसरे कमरे के अंदर भी जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी, 30 की होगी। उसी से आप रिलेट करके इसको बहुत इजी तरीके से समझ सकते हो कि अगर 2 कंटेनर मेरे पास में हैं और 2 कंटेनर के अंदर ये चीज़ें वहाँ पर क्या आ रही है, वहाँ पर कांस्टेंट आ रही हैं, वॉल्यूम है वो सेम है, प्रेशर टेम्परेचर वहाँ पर कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के दोनों कंटेनर के अंदर क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये थे हमारे सिंपल से लॉज जिनके थ्रू आप बहुत बेसिक जो केमिस्ट्री है आपकी वो स्टार्टिंग जो फर्स्ट चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से वहाँ पर शुरुआत कर सकते हो। किसी तरीके का डरने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी सारा। तो बस ये जरूर है कि जो भी वीडियोस मैं आपको सेंड करूँ या अपलोड करूँ वहाँ पर, तो ये आपको लास्ट तक जरूर देखना है, अदरवाइज बीच में से आप छोड़ के चले जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पूरा देखें, बहुत इजी एग्जांपल्स के थ्रू अगर आपको समझना है तो प्लीज़ ये पूरा लास्ट तक आपको देखना जरूरी है, क्योंकि घर बैठे क्या है कि कोई इंटरेक्शन तो हो नहीं पा रहा हम लोगों का, या स्कूल में आप लोग आ नहीं पा रहे हो, तो इस वजह से बेटर है कि आप लोग जो घर पे अगर आप बैठ के देख रहे हो तो पूरा जरूर देखें लास्ट तक। और कोई भी अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, फिर भी मैं और कोशिश करूँगी उसको और बेटर तरीके से समझाने की। आई होप इतना तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार और देख लेना, आ जाएगा समझ में। बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। चलो, थैंक यू।